बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स, स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड ऑर्डर्स हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जो सुनते समय तो हमको बिल्कुल बेसिक सेंटेंस जैसे साउंड करते हैं, लेकिन हम जब उनकी गहराइयां हमको पता नहीं होती हैं तो फिर बोलते समय हम अटक जाते हैं या फिर एकदम मीनिंगलेस सेंटेंस बोलते हैं। देखिए, जैसे बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, लेकिन इसको कितने अलग अलग तरीके से बोला जाएगा और किस प्रकार से इसका मीनिंग बदलेगा, फीलिंग बदलेगी। बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, अब देखिए बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, व्हाट गेम आर द किड्स प्लेइंग। आपसे अगर किसी ने कहा व्हाट गेम आर द किड्स प्लेइंग, बिल्कुल बेसिक सा ग्रामर है, व्हाट गेम कौन सा गेम, आर द किड्स प्लेइंग क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर इसको बंदा कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से बोले विच गेम आर द किड्स प्लेइंग, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए विच एंड वर्ड यहां पर जब यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। तो दोनों में फिर फर्क क्या है? देखिए, जब कोई बंदा कहता है व्हाट, तो इसका मतलब है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप अपनी तरफ से बताइए। जब किसी क्वेश्चन में हम विच का इस्तेमाल कर लेते हैं, विच गेम आर द किड्स प्लेइंग, इसका मतलब मुझे आइडिया है कौन कौन से गेम्स में से किस प्रकार के गेम खेल रहे हैं, उनमें से कोई एक बताओ। फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक दूसरे सेंटेंस से समझिए। जैसे अगर मैं किसी बच्चे से कहूं व्हाट स्कूल डू यू स्टडी एट, व्हाट स्कूल डू यू स्टडी एट, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे कोई आइडिया नहीं यहाँ पे कौन कौन से नाम के स्कूल हैं या किस किस तरीके के स्कूल हैं। व्हाट स्कूल डू यू स्टडी एट, तो ओपन एंडेड हो गया। अगर मैं अपने किसी लोकल एरिया के बच्चे से पूछूं तो नॉर्मल कहूंगा मैं विच स्कूल डू यू स्टडी एट, तो मैंने एक इंडिकेशन दे दिया कि मुझे नामों का अंदाजा है कौन कौन से स्कूल यहाँ पर है, उनमें से चूज करके बताओ। विच स्कूल डू यू स्टडी एट, तब हमने कहा चूज करो ऑप्शंस में से, और व्हाट स्कूल डू यू स्टडी एट, तो हमने ऑप्शंस नहीं दिए, आप अपनी तरफ से मुझको बताइए कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हम व्हाट वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर एक इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि मुझे इस विषय में कोई आइडिया नहीं। किसी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडीइंग, यानी मुझे कोई आइडिया नहीं है आप कौन सा सब्जेक्ट वगैरह पढ़ रहे हो, तो व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडीइंग, तो एक इंडिकेशन दे दिया कि मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, राइट। विच क्लास डू यू स्टडी इन, तो इंडिकेशन हमने दे दिया कि क्लासेस की कुछ काउंटिंग होती है स्कूल के अंदर। विच क्लास डू यू स्टडी इन, तो कुल मिलाकर के उनमें से बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो, राइट। अब देखिए इसी चीज को, अगर इसी सेंटेंस को, बेसिक सेंटेंस है विच गेम आर द किड्स प्लेइंग, अगर हमको किसी को बोलना पड़े आपको क्या लगता है बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, फिर सेंटेंस को थोड़ा पहले छोटा होता है फिर बड़ा करना है, धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे शब्द। आपको क्या लगता है बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, अगर आपने कल का सेशन देखा है तो 100% आप इसको बोल पाएंगे। देखिए, किसी का हमें अगर ओपिनियन मांगना होता है, आपको क्या लगता है बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, सी विच गेम डू यू थिंक, विच गेम डू यू थिंक चिल्ड्रन आर प्लेइंग। एक तरीके से कल के सेशन में हमने काफी डीपली, बहुत डिटेल में इसको समझा था। सो विच गेम डू यू थिंक चिल्ड्रन आर प्लेइंग, या फिर आप इसी चीज को तोड़ के बोल सकते हैं, आपको क्या लगता है बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक विच गेम आर द किड्स प्लेइंग। अब देखिए, सुनने में बिल्कुल सिमिलर साउंड कर रहे हैं, लेकिन बोलते समय अगर हम ये छोटी सी गलतियां कर देंगे तो अटक जाएंगे। देखिए इसमें समझिए क्या डिफरेंस है। विच गेम डू यू थिंक चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन जैसा हमने इसको फॉर्म नहीं किया क्योंकि एक सेंटेंस बना दिया हमने, विच गेम डू यू थिंक चिल्ड्रन आर प्लेइंग। लेकिन नीचे वाले को देखिए, इसमें दो अलग अलग सेंटेंसेस बोले हैं, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है विच गेम आर द किड्स प्लेइंग, व्हाट द पॉइंट। ये अगला क्वेश्चन जैसा हमने फॉर्म किया है। अगर आपको इससे आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो गया, नहीं तो कल का सेशन देखिएगा, कल के सेशन में इसके बेसिस पे कई सारे सेंटेंसेस हमने बनाए थे। एक सेशन एक सेंटेंस से कभी भी पूरा समझने की कोशिश नहीं करनी है, देखते चले जाइए, खुद से रिपीटेडली सुनते रहेंगे, अलग अलग सिचुएशन में 300 करीबन स्ट्रक्चर है, सब याद हो जाएंगे। सो वो कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अब आपको बताना है, देखिए कितने तरीके से आप बता सकते हैं। ग्रामर भी समझिएगा, बट लगाएं नहीं लगाएं, रादर लगाएं नहीं लगाएं, इंस्टेड लगाएं नहीं लगाएं, इंटरचेंजेबली यूज होता है ये सब कुछ। वो कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग एनी गेम, दे आर नॉट प्लेइंग एनी गेम, दे आर जस्ट चेजिंग ईच अदर। एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। हमने इस कंडीशन में क्या करा है, हमने बेसिक तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस बोल दिए और मैसेज हमारा चला गया बिल्कुल इजीली। दे आर नॉट प्लेइंग एनी गेम, दे आर जस्ट चेजिंग ईच अदर। चेज का मतलब ही होता है किसी का पीछा करना, पीछे भागना, राइट। इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, दे आर नॉट प्लेइंग एनी गेम बट चेजिंग ईच अदर। ये लिटरल ग्रामर यूज करने की कोशिश करिए यहाँ पर। हालांकि ऐसा कॉन्वर्सेशन के दौरान अगर कोई बोलता तो ये दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता, चाहे कोई ट्रांसलेट मतलब हमारे इंडिया से कोई हो या फिर कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो, वो सिंपल इतना कहता है, दे आर नॉट प्लेइंग एनी गेम, दे आर जस्ट चेजिंग ईच अदर,
राइट। इस प्रकार की भाषा हमको किताबों में लिखी मिलती है, तो ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आदत में हमें ये छोटे छोटे सेंटेंसेस डालने होते हैं। राइट। कुछ जगहें हैं जहां पर हमको यूज करना पड़ जाता है लिटरल ग्रामर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 250 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आप सीरीज को देखना शुरू करेंगे, 15-20 सेशन देख लेंगे 10-10 मिनट के, खुद से आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा कि ट्रांसलेशन नहीं करना है, सेंटेंस को समझना है, फीलिंग को समझ के एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होंगे वो सब आपको समझ में आने लगेगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने ग्रुप में, प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरे प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चैटिंग नहीं करेंगे, बोल के फोन पे बात नहीं करेंगे, तब तक आपको सेंटेंसेस बोलने की आदत कैसे पड़ेगी। ग्रुप में क्या होता है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स करीबन होते हैं, पूरा दिन रैंडम टॉपिक्स पे बातचीत चलती रहती है, लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं अपने अपने तरीके से, तो पता चल जाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। किसी ने लिख दिया मेरे घर पे मेहमान आए हैं, दूसरे ने पूछ लिया कब आए थे, तीसरे ने पूछ लिया कब तक रुकेंगे। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पता चलते हैं लाइफ से रिलेटेड। राइट। और वहां पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं जितनी देर आप चाहें, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा, जितना समय आपके पास में। तो सारा गेम एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर यहाँ मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे, फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस सेंटेंस को एम्फेसाइज करके कैसे बोलना है, इस वर्ड पे एम्फेसाइज करना है, थोड़ा घुमा फिरा के सेंटेंस कैसे बोलना है, किसी को ग्रामर समझ नहीं आ रही है, लिटरल ग्रामर का कोई कोई सेंटेंस सुना, उसको अपने तरीके से वो बोलना चाह रहा है घुमा फिरा के, सही है या गलत है। तो डिस्कशन में जब आप बैठेंगे, मुश्किल से 15-20 दिन में आपके छोटे छोटे डाउट्स, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मोस्ट वेलकम है आपका। लाइव क्लासेस में आइएगा, कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हैं, लाइव में एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्ज करते हैं, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जब तक आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू ना करते हैं। तो लाइफ टाइम एक्सेस हम लगभग देते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो let's get back to it now. So they are not playing any game but chasing each other. But chasing each other ग्रामर लगा के आपने कह दिया। तीसरे तरीके से बोल के देखिए, they are not playing any game, they are not playing any game, they are just running after each other. chasing each other, running after each other। देखिए दोनों का मतलब है रन आफ्टर और चेज करना, कुल मिलाकर के इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट चेजिंग साउंड्स मोर अप्रोप्रिएट हियर। राइट। चेज वर्ड ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। तो होता क्या है, बेसिक भी पता हो जाए, उसके बाद में फिर हमें और ज्यादा इफेक्टिव वर्ड्स पता कैसे चलेंगे, सुन सुन के। सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ बच्चे थकते क्यों नहीं है। अब इसी सेंटेंस को आप 1-2 तरीके से बोलते हैं और कंफ्यूजन दूर करेंगे कि सही है या गलत है। बच्चे थकते क्यों नहीं है, आपने कहा व्हाई डोंट द किड्स गेट टायर्ड। व्हाई डोंट, वाई के बाद हमने डोंट कहा है, व्हाई डोंट द किड्स गेट टायर्ड, यानी कि बच्चे थकते क्यों नहीं है, तो मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी। राइट। यहां तक तो समझ में आया, वाई के बाद डोंट लगा रहे हैं इस कंडीशन में। राइट। अगर हम इसको ऐसे कह दें, व्हाई द किड्स डोंट गेट टायर्ड, व्हाई डोंट द किड्स गेट टायर्ड, या फिर व्हाई द किड्स डोंट गेट टायर्ड। अब बताएं दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ये कंफ्यूजन्स कैसे होते रहते हैं, क्योंकि हमने डिस्कशन नहीं किया है, अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करते हुए नहीं सुना है। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, हाउएवर द फर्स्ट वन इज मोर अप्रोप्रिएट। पहला वाला बहुत ज्यादा सही है और नीचे वाला भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। कुछ एक कंडीशंस में हमको किसी एक शब्द पे एम्फेसाइज करने के लिए वर्ड ऑर्डर आगे पीछे करना पड़ता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये बात तो बच्चे ही बता सकते हैं। किसी ने पूछा व्हाई डोंट द किड्स गेट टायर्ड, अब किसी ने कहा ये बात तो बच्चे ही बता सकते हैं, बच्चों पे एम्फेसाइज करना है। राइट। इस सेंटेंस के अंदर ओनली द किड्स कैन टेल दिस, हमने लिटरल टेल का ट्रांसलेशन यहाँ पर लगा दिया है, बता सकते हैं, टेल कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ओनली द किड्स कैन टेल दिस। अब इस सेंटेंस को थोड़ा और इफेक्टिवली बोलने की कोशिश करें, ओनली द किड्स कैन टेल दिस। हालांकि ग्रामेटिकली करेक्ट है, आप यूज कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में, केवल बच्चे ही, ओनली द किड्स कैन टेल दिस। आप इसको ऐसे बोल करके देखिए, ओनली द किड्स कैन आंसर दैट। व्हाई डोंट द किड्स गेट टायर्ड, ओनली द किड्स कैन आंसर दैट। राइट। तो ये वर्ड्स का यूज कैसे समझ में आएगा, ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश इन रियल सिचुएशन। किसके बच्चे, तुम्हारे या मेरे। अगर हमको ये पूछना है किसी से, किसके बच्चे, तुम्हारे या मेरे, whose kids, your or mine, whose kids, your or mine। mine का मतलब ही होता है कुल मिलाकर के मेरा। मान के चलिए किसी ने पूछ लिया ये गाड़ी किसकी है, तो आप कह सकते हैं इट्स माइन।
दिस इज माई कार, ये एक सेंटेंस हो गया, आप कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जब आप खड़े हुए हैं तो इंस्टेंटली उससे रिलेट करके जब आपको रिस्पॉन्ड करना है तो आप नॉर्मल कहेंगे इट्स माइन। व्हाट द पॉइंट, आपको कहना ये मेरी नहीं है, इट्स नॉट माइन। व्हाट द पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आज का खाना अच्छा नहीं बना था। देखिए ये नहीं है, आज का खाना अच्छा नहीं बना था, आपको बताना है आज का खाना अच्छा नहीं बना था। अब देखिए बनने की कोई ट्रांसलेशन नहीं लगाई जाएगी इसमें, द फूड वॉजेंट मेड गुड टुडे, ये मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाएगा अगर सारे शब्दों को यूज कर लेंगे। राइट, नॉर्मल आप अवस्था समझ गए इसी बात से कि खा के अच्छा नहीं लगा, तो आप नॉर्मल बताइए द फूड वॉजेंट टेस्टी टुडे, द फूड वॉजेंट टेस्टी टुडे। अब इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से अगर मैं यहां पर लिख दूं, द फूड टुडे वॉजेंट टेस्टी, अब बताएं इन दोनों में से कौन सा वाला करेक्ट है, द फूड वाजंट टेस्टी टुडे या फिर द फूड टुडे वाजंट टेस्टी। अब दोनों दोनों का मतलब वही है कि आज खाना अच्छा नहीं था, लेकिन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर कैसे होंगे, जब आप डिस्कशन में बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर चीजें सही हैं, गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लगता है आज मेड का मूड सही नहीं था। मेड मतलब कुक, लगता है आज मेड का मूड सही नहीं था। अब देखिए इसी बात को दो तरीके से बोलेंगे, सेंटेंसेस को आप चेक करिएगा कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा वाला आपको गलत लग रहा है। आप ऐसे बोल करके देखिए, इट सीम्स, लगता है आज मेड का मूड सही नहीं था, इट सीम्स मेड वाजंट इन गुड मूड टुडे, इट सीम्स मेड वाजंट इन गुड मूड टुडे। आपने एक तरीके से कहा, अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से आप बोल करके देखिए, द मेड डिडंट सीम टू बी इन गुड मूड टुडे। ये बिल्कुल पूरा का पूरा एक सेंटेंस आपने नेचुरली बोल दिया, पूरा पास्ट इंडिकेट करा, द मेड डिडंट सीम टू बी। देखिए सीम टू बी हम एस टू बी कैसी कंडीशन में यूज करते हैं, 50 से ज्यादा बार हम अपने अलग अलग सेशन में समझ चुके हैं इस बात को। टू बी का इस्तेमाल कर लिया जाता है किसी की अवस्था को बताने के लिए कई बार। सो द मेड डिडंट सीम टू बी इन गुड मूड टुडे, ऐसा लग रहा था मेड अच्छे कंडीशन में नहीं थी। डिडंट यूज करके सारा का सारा सेंटेंस हम फर्स्ट फॉर्म में बोल देंगे, क्योंकि डिड नॉट यूज करके हमने इंडिकेट कर दिया वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट हियर। द मेड डिडंट सीम टू बी इन अ गुड मूड टुडे। अब हमें किसी की अवस्था के बारे में बताना है, ऐसा लग रहा है तुम गुस्से में हो, यू सीम टू बी एंग्री, तो टू बी लगा करके हम सिंपल अवस्था की बात कर रहे होते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हो सकता है वो बीमार हो, जैसे यहाँ पर क्या बात चल रही थी, द मेड डिडंट सीम टू बी इन अ गुड मूड टुडे, आज मूड में अच्छे में नहीं लग रही थी मेड, हो सकता है वो बीमार हो। अब देखिए वो पास्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो कितने तरीके से संभावना को बता सकते हैं, ऑल्टरनेट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 300 स्ट्रक्चर्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है सीखने के लिए, लेकिन वो भी हम भूल जाते हैं। मे बी शी वॉज इल, अब ये मे बी आप फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट हर चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो मे बी अपने आप में एक सेंटेंस है। मे बी शी इज इल, प्रेजेंट कह दिया, मे बी शी विल नॉट कम टुमारो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अलग सेंटेंस होता है। मे बी आप किसी भी अवस्था के लिए यूज कर सकते हैं, मे बी शी वॉज इल। आप इसको दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, माइट बी शी वॉज इल, माइट भी आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों के लिए, बस इसमें मे बी और माइट भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा जबरदस्ती का डिफरेंस निकालने की कोशिश हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर फिलहाल इस केस में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज पॉसिबली इल, शी वॉज पॉसिबली इल। अब यहाँ पर पॉसिबली लगा दिया, परहैप्स लगा दिया, प्रोबेबली लगा दिया, जब तक आपको इन शब्दों के ट्रांसलेशन पर नहीं अटकना है, कहने का तात्पर्य ये है, फीलिंग बताना शुरू करेंगे तो 100 तरीके से बता पाएंगे, अटक जाते हैं क्योंकि हिंदी के शब्द जितने यूज कर रहे हैं एक सेंटेंस में, उतने शब्दों को काउंट करके इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं उतने ही शब्दों में, वो पॉसिबल नहीं है। अब इसी चीज को आप चौथे तरीके से बोल के कोशिश करिए, शी माइट हैव बीन इल, जब आपने कह दिया मे बी शी वाज इल, लेकिन उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि शी माइट हैव बीन इल, शी माइट लगा के हैव बीन जब आपने बोला तो आपने पास्ट इंडिकेट कर दिया, उस वक्त रही होगी बीमार, शी माइट हैव बीन इल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना सीख के छोड़ देना है, ये सारे ऑप्शंस आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कंडीशन आ जाती है जहां पर हमको लिटरल ग्रामर यूज करनी ही पड़ती है, लेकिन हर जगह पे नहीं लगानी है, जहां जरूरी है वहां लगानी है। अब इस चीज को ऐसा बोल के देखिए, शी कुड हैव बीन इल, she might have been ill, she could have been ill, केवल एक शब्द बदला है, यहां पर आपने संभावना की बात कर दी है और ऊपर भी आपने संभावना की बात कर दी है, तो इनके अंदर बहुत सब्टल सा डिफरेंस है, जिसको डिफरेंस कहना भी एक प्रकार से
सही नहीं होगा। कुल मिलाकर के आप अंदाजा लगा रहे हैं और पास्ट में उसकी बीमारी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है। आप ऐसे कह दीजिए आई थिंक शी वॉज इल, आई थिंक शी वॉज इल। सिचुएशन बताने की स्टार्टिंग से कोशिश करिए, ट्रांसलेशन बिल्कुल मत करिए। अब एक और सेंटेंस को देखिए और अपने शब्दों में बताने की कोशिश करिए, क्या तुम्हारा पेट भर गया? अगर नहीं भरा हो तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। अगर तुम्हारा पेट भर गया, अगर नहीं भरा हो तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। समस्या कहाँ पे आएगी? एक सेंटेंस नहीं है, इसमें 4 छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। तोड़ तोड़ करके बोलिए, क्या पेट भर गया? इज योर एपेटाइट फुल? इज योर एपेटाइट फुल? क्या आपका पेट भर गया? इफ नॉट, ये अलग सेंटेंस हो गया। अगर नहीं, देन ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, कुछ बाहर से मंगा लो। इज योर एपेटाइट फुल? इफ नॉट, देन ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। आपने नॉर्मल बोल दिया। अब देखिए, इसी चीज को आप अगर दूसरे तरीके से बोलने पर आए, आपने अब भूख की बात हुई है, इज योर एपेटाइट फुल, राइट? आप कह दीजिए आर यू फुल? इफ नॉट, देन ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। आर यू फुल का मतलब भी है क्या आपका पेट भर गया, लेकिन आर यू फुल का हिंदी मिलान करें, क्या तुम भर गए? गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्सप्रेशंस कैसे पता चलेंगे? जस्ट बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश। इंग्लिश को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसी चीज को अगर ऐसे भी कह दें, डिड यू ईट एनफ? डिड यू ईट एनफ? जैसे कि आज का खाना अच्छा नहीं बना था, द फूड वाजंट टेस्टी टुडे। आपने पूछ लिया डिड यू ईट एनफ? इफ नॉट, देन ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। डिड यू ईट एनफ का मतलब ये कुल मिला करके क्या आपका पेट भर गया? सिचुएशन समझ रहे हैं? सिचुएशन बताएंगे तो बहुत इजी है, और ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। एक है जब तक डिलीवरी बॉय आएगा तब तक तो भूख मर जाएगी। किसी ने कहा कि ऑर्डर बाहर से कर लो, आपको कहना है जब तक डिलीवरी बॉय आएगा तब तक तो भूख मर जाएगी। 100 बार कम से कम यूज कर चुके हैं कि हिंदी में हम 2 बार फ्यूचर इंडिकेट कर रहे हैं कि डिलीवरी बॉय आएगा और भूख मर जाएगी, लेकिन इंग्लिश में एक सेंटेंस में बोलते समय एक ही बार विल यूज करेंगे और एक सेंटेंस हम न्यूट्रल बोल देंगे, राइट? आई होप कि आपको याद होगा। सी, बाय द टाइम डिलीवरी बॉय कम्स, बाय द टाइम डिलीवरी बॉय अराइव्स, दोनों में से कुछ भी यूज किया जा सकता है वर्ड। तो बाय द टाइम डिलीवरी बॉय अराइव्स आई विल हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। तो बाय द टाइम डिलीवरी बॉय अराइव्स, पहला सेंटेंस हम कह देंगे नॉर्मल और अगले में विल लगा देंगे, आई विल हैव लॉस्ट माय एपेटाइट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं बाय द टाइम डिलीवरी बॉय अराइव्स माय एपेटाइट विल हैव गॉन, माय एपेटाइट विल हैव गॉन। इसका मतलब ये गॉन वर्ड हम ऐसी कंडीशन में यूज कर लेते हैं जो अब अवेलेबल नहीं रहा, खत्म हो गया, चला गया, गायब हो गया, गॉन वर्ड यूज करा जा सकता है। लुक एट द लास्ट सेंटेंस, तुम मेरे लिए चाय बना दो, मैं चाय से बिस्कुट खा के सो जाऊंगा। अब इसको सेंटेंस को आप प्लीज बोलने की कोशिश करिएगा, अपने शब्दों में फीलिंग भरना चाहिए। पूरी स्टोरी से आप कनेक्टेड हैं कि किसी ने का ऑर्डर कर लो, वो कह रहा है जब तक भैया डिलीवरी बॉय आएगा तब तक तो भूख मर जाएगी। अब इस कंडीशन में आपको एक सेंटेंस नेचुरली बोलना है, फीलिंग भर के, तुम मेरे लिए बस चाय बना दो, मैं चाय से बिस्किट खा के सो जाऊंगा। इस सेंटेंस को प्लीज लिखिएगा, डोंट बी लेजी एट राइटिंग। हर सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, तो समझ जाइएगा आपका सेंटेंस ठीक था। थोड़ा बहुत अगर करेक्ट करने लायक होगा, थोड़ी बहुत गलती होगी तो हम उसको करेक्ट भी कर देंगे। ऑलराइट, तो पूरा लिखिएगा सेंटेंस और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।